हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर पर। मैं ओम सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पे मेरी मैथ्स की पहली वीडियो पढ़ने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि मैथ्स में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए पहले तो ये समझिए कि हम लोग किस वैकेंसी को टारगेट में लेकर के चल रहे होंगे। तो देखिए, जो हम लोग यहाँ पे मैथ पढ़ने वाले हैं, आप जानते होंगे कि इस समय दो एग्जाम ट्रेंड कर रहा है। एक आपका जो है यूपीएसआई है और दूसरा आपका क्या है, एसएससी। मैं यूपीएसआई और एसएससी की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने इस सिलेबस को अगर आपने कवर कर लिया तो इस जो मैथ्स वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप सारी चीज़ों को, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ और छोटे मोटे जितने एग्ज़ाम हो, खुद इसमें जो है कवर हो रहे होंगे। देखिए, यूपीएसआई का जो लेवल होता है वो एसएससी के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन अगर हम लोग यूपीएसआई 2017 की बात करें तो 2017 जो था वो ऐसा समय था, 2017 यूपीएसआई का, जो एक कठिन काल के नाम से भी कह सकते हैं यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस समय 2017 का जो लेवल था वो एसएससी के लेवल से था। तो हम लोग एक बार जब देख चुके हैं कि 2017 में एसएससी के लेवल के आसपास यूपीएसआई का लेवल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो यूपीएसआई की मैथ पढ़ेंगे वो एसएससी के लगभग टच में करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये जो मैथ्स की क्लास होने वाली है वो यूपीएसआई और एसएससी दोनों को टारगेट होकर के चलेगी। देखिए, अब इसमें पढ़ने का क्या हमारा तरीका रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग सिलेबस से कर पाएंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग मैथ्स टॉपिक की बात करें तो जो मैथ्स टॉपिक है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका एडवांस मैथ और दूसरा क्या होता है, अर्थमेटिक पार्ट। देखिए, यूपीएसआई और एसएससी में जो कॉमन सिलेबस है, सबसे पहले हम लोग उन्हीं पाठ्यक्रम को लेकर के चल रहे होंगे, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे पढ़ने का क्या शेड्यूल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारा क्या रहेगा, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है, एसएससी में भी है, यूपीएसआई में भी है। तो हम लोग पहले उन चीजों को कवर करेंगे जो यूपीएसआई और एसएससी दोनों एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ। ये एडवांस मैथ में हम लोग दो टॉपिक जो है पहले खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के बाद हम लोग जो है फिर पहुंचेंगे टाइम एंड वर्क पर, पाइप एंड टंकी पर, और वर्क एंड एनर्जी या वेजेज, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मजदूरी वाले प्रश्न, वो यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके होंगे। इसके बाद देखिए, क्यों इसको कवर करें, क्योंकि ये एलसीएम से रिलेटेड टॉपिक है, तो इस नाते इसको हम लोग यहाँ से लेकर के चलेंगे। अब देखिए, जब हमारा नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ समाप्त होता है तो हम लोग पाइप टंकी और ये सब खत्म करने के बाद जो हमारा टारगेट पॉइंट नेक्स्ट होगा वो दो होगा। या तो हम लोग परसेंटेज से शुरुआत करेंगे अगला टॉपिक, या तो रेशियो से करेंगे। अगर हम लोग परसेंटेज से शुरुआत करेंगे तो पहले परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और इसके बाद हम लोग जो है एसआई और सीआई कवर करेंगे, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद जब परसेंटेज नाम का टॉपिक फैमिली पूरी खत्म होगी तो रेशियो की फैमिली आएगी, और रेशियो में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात एवं समानुपात। यहीं पे मिक्सचर और एलिगेशन भी पढ़ेंगे, यहीं पे पार्टनरशिप भी पढ़ेंगे। इसके बाद रेशियो की फैमिली यहाँ पे समाप्त होगी। फिर रेशियो से ही रिलेटेड जो अगली फैमिली होती है वो हमारी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, और यहीं पे एक टॉपिक हमारा क्या होता है, रेस नाम का चैप्टर होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पढ़ने का क्या रहेगा, शेड्यूल रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स मैथ, जिसे हम लोग संख्याकी बोलते हैं। इसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये भी टॉपिक जो है एसएससी और यूपीएसआई में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसे 2017 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यूपीएसआई दरोगा को, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी और क्रमचय समचय के बहुत सारे प्रश्न आए थे, हर सेट में एक दो क्वेश्चन रहे ही थे। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस का क्रम रहा। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, नंबर सिस्टम। आइए हम लोग अब नंबर सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। देखिए, ये तो सिलेबस की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम की चर्चा करते हैं। देखिए
अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम क्या होता है, तो स्लाइड पे लिखा ही गया है कि संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं और गणित में इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है, इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं बनाई जाती हैं। यानी पहले आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में लिपि आई। लिपि का मतलब हो गया कि किसी भी चीज को कैसे हम लिपिबद्ध करें। जैसे 1 हम लोग बोलते हैं तो 1 को ऐसे लिखते हैं, ये इसकी लिपि है, इसी में लिखा जाता है। तो ये तो थोड़ा छोटा सा नंबर सिस्टम क्या होता है, उसकी पद्धतियां क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़े। अब आ गया सिस्टम जो है संख्या पद्धतियों के प्रकार। लेकिन संख्या पद्धति के प्रकार से पहले हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जानना अनिवार्य है थोड़ा सा। जैसे देखिए, अगर हम लोग आप लोगों से बात करें कि सर ये बताइए कि हमारे पास बचपन में जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या निकल के आए, डिजिट्स। और डिजिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक। अब जैसे देखिए, अगर हम इसको अंक बोलते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि ये आपका क्या होता है, अंक होता है। और यहीं से जो अगली कहानी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी यहाँ से, तो कहेंगे सर यहाँ से जो अगली कहानी निकल के आएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं नंबर। अब देखिए, डिजिट्स एक क्या है, संकुचित शब्द है। लेकिन जो नंबर होता है, यानी जो नंबर यानी जो संख्या होती है, ये संकुचित नहीं है, एक व्यापक शब्द है। मैथमेटिक्स में ये क्या है, व्यापक शब्द है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, माइनर अंतर होता है। आइए उसकी चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया और क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां तक कि जो भी संख्याएं हैं उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। जैसे 7 है तो 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 को अगर हम लोग कहें तो इसको डिजिट भी बोल सकते हैं और इसे हम लोग नंबर भी बोल सकते हैं। 9 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको डिजिट भी बोल सकते हैं और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर भी बोल सकते हैं। नंबर और डिजिट दोनों बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें संख्या की तरफ, अगर हम लोग मूव करें 9 से आगे की चर्चा अगर हम लोग करें, तो जैसे हम लोग कहें 10। अभी बताओ जो 10 है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 10 को हम लोग डिजिट नहीं बोल सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हैं, नंबर। जैसे हमने कह दिया कि 225। अब ये बताइए 225 जो है ये क्या है, ये डिजिट नहीं है भैया, ये किसका रूप ले रहा है, तो कहेंगे ये जो रूप है ये किसका रूप है, ये नंबर का रूप है, इसको डिजिट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। यानी एक बात दोनों को देखते हुए समझ में आ रहा है कि मैं नंबर को यहां भी बोल सकता हूं, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, यहां भी नंबर हैं, लेकिन डिजिट सिर्फ और सिर्फ कहां से है, 0 से लेकर के 9 तक। यानी 0 से लेकर के 9 तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं और यहां पे इनको हम लोग अंक भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम 10 से बात करें, 10 से इनफाइनाइट तक की बात करें, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या बोल सकते हैं, ओनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, संख्या बोल सकते हैं। यानी 10 से आगे, जैसे 10 और 10 से आगे जितने भी चीजें आएंगी वो संख्या के रूप में लिखी जाएंगी। यानी यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी डिजिट होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, संख्या होती हैं। और जो डिजिट होती है ओनली 0 से लेकर 9 तक, और नंबर जो होता है वो 0 से लेकर के कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक। इसीलिए कहा गया है कि जो नंबर होता है वो व्यापक शब्द होता है और डिजिट क्या होता है, एक संकुचित शब्द है मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए, अब ये चीज समझ में आ गया होगा कि डिजिट और संख्या में क्या अंतर होता है। ये छोटी सी बात थी, आपको जानना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि नंबर सिस्टम के प्रकार, तो नंबर सिस्टम के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम लोग उन्हीं का डिस्कशन करेंगे, जो एग्जाम वगैरह में, रेलवे वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। तो आइए हम लोग कुछ बीच नहीं छोड़ेंगे, हर एग्जाम को लगभग कवर करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें, उसके टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के प्रकार की बात करें, तो जो पहली पद्धति है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दशमलव पद्धति बोलते हैं। दशमलव पद्धति का जो बेस होता है वो 10 होता है, यानी ये 10 डिजिटों पर आधारित होता है। यानी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो है ये टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट है। यानी ऐसी पद्धति जो 10 या 10 को बेस मान करके जिनके आधार 10 डिजिट होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव पद्धति कहते हैं। वही चीज आगे एक्सप्लेन किया गया है कि दशमलव प्रणाली, जिसे हिंदू अरबी संख्या प्रणाली या अरबी संख्या प्रणाली में भी कहा जाता है, दशमलव संख्या प्रणाली में संख्याओं को आधार 10 के साथ दर्शाया जाता है। इसका आधार 10 संख्या प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें 10 अंक होते हैं। वही चीज जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वही चीज नीचे दिया गया है। तो ये था हमारा दशमलव संख्या पद्धति का एक्सप्लेनेशन। और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आगे जो पद्धति है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे। और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होती है वो कितने अंकों पर आधारित होती है? तो या द्विआधारी, यानी यहां पे जो आधार होता है वो टोटल कितने डिजिट का आधार होता है? 2 डिजिट का। कौन कौन आधार होगा? तो कहेंगे यहां पे जो आधार बनता है वो आपका होगा 0 होगा और दूसरा कौन होगा? 1 होगा। अब देखिए इनका यूज कहां होता है? आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इनका यूज कहां होता है। तो इनका यूज जो होता है, जैसे देखिए चाइना लोगों की अपनी भाषा है, इंडियन की हिंदी भाषा है, वैसे मैथमेटिक्स की भाषा है। मानो किस पद्धति को समझता है? दशमलव पद्धति को। वैसे मैथमेटिक्स में जो कंप्यूटर होते हैं, जो मशीनिंग प्रोसेस जितने होते हैं, उनको कौन सी भाषा चाहिए? बाइनरी भाषा, यानी द्विअंकीय आधारित, द्विआधारी संख्याओं का जो होता है वो इनको समझते हैं। इनका प्रयोग जावा, C++, जैसे आप लोग ITI वगैरह करे होंगे तो उसमें CNC मशीन आप लोग देखे होंगे, तो भी जो डाटा वहां पे एक्सेस होते हैं वो किस पद्धति में होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में वो चलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कंप्यूटर में तो हम लोग जो है अपनी ही लैंग्वेज यूज करते हैं, उसमें 10 और 15 इस तरीके की संख्याओं का यूज करते हैं। तो भैया देखिए जो कंप्यूटर होता है उसका प्रोसेसर इतना तेज होता है कि जब हम कोई डाटा उसमें इनपुट करते हैं, तो वो क्या करता है? दशमलव को एक्सेप्ट करके, दशमलव पद्धति की भाषा को एक्सेप्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट करके अपना वो प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद आपको डेसिमल नंबर में ले जाकर के रिजल्ट दे देता है। तो कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं बाइनरी पद्धति को ही समझ रहा है बस। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक बाइनरी नंबर केवल 0 और 1 से बना होता है, और इसमें 110011 एक द्विआधारी संख्या का उदाहरण है। बाइनरी में कोई 2 3 4 5 6 7 8 का प्रयोग नहीं किया जाता है, और बाइनरी सिस्टम का उपयोग केवल 2 नंबर 0 और 1 के संदर्भ में इनका प्रतिनिधित्व होता है। और इनका जो यूज होता है, जैसे कहा गया है कि C+ जैसी कंप्यूटर भाषाओं के द्वारा यहाँ पे यूज होता है, जावा जैसे लैंग्वेज में यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग देखें इसका इंग्लिश टर्म अगर पढ़ लें तो इसमें कहा गया a binary number is made up only 0 and 1. 11010001 is an example of a binary number. There are number 2 3 4 5 6 7 8 or 9 in binary. The binary system is used to represent a number in terms of only 2 numbers 0 और 1। यानी यहाँ पे 0 और 1 के अलावा किसी का यूज यहाँ पे नहीं होगा, वही चीज इसमें कहा गया है। और इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? जावा और C+ जैसी जगहों पर इनका यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम समझ गए। अब जो हमारा अगला पद्धति आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टा पद्धति बोलते हैं। कौन सी पद्धति बोलते हैं? ऑक्टा पद्धति। ऑक्टा के नाम से ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो डिजिट्स की संख्या होगी वो टोटल 10 डिजिट होगी। कौन कौन 10 डिजिट होगा? कहेंगे सर यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक की डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे टोटल कितनी डिजिट्स हो गई? 8 डिजिट, यानी ये 8 पर आधारित होता है। तो इसमें लिखा गया है The octal number system is a types of numeral system that has a base of 8 and use digit from 0 to 7। तो अब हम लोग जो अगली पद्धति है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है इसका जो आधार होता है वो टोटल कितने डिजिट पर आधारित होती है? 16 डिजिट पे। कौन कौन डिजिट होती है इसमें? तो कहेंगे सर इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9
10 नंबर ये हो गए और प्लस इसमें ए लेटर से लेकर के एफ लेटर तक सी डी और ई और कौन हो गया एफ, इन लेटरों का यूज किया जाता है। तो टोटल मिला के 10 और 6 कितने हो गए 16। तो ये 16 डिजिटों पर आधारित होता है। और इसका अगर हम लोग इंग्लिश वर्जन देखें तो इसमें कहा गया है हेक्साडेसिमल इज ए टाइप ऑफ नंबर सिस्टम दैट हैज ए बेस्ड वैल्यू ऑफ 16। इट इंक्लूड्स नंबर फ्रॉम 09 एंड लेटर्स ए टू एफ। यानी जो मैंने यहाँ पे बताया गया है वही नीचे लिखा गया है। तो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ। तो देखिए ये तो था हमारा नंबर सिस्टम के प्रकार। नंबर सिस्टम में आपने देखा सबसे पहली पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्सा में कितने डिजिट 16, ऑक्टा में 8 डिजिट कौन कौन 0 to 7, और बाइनरी में 2 डिजिट 0 और 1, और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 to 9। ये इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप लोग और पद्धति देखे होंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रोमन पद्धति। अब रोमन पद्धति यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि हेक्साडेसिमल में कौन कौन से नंबर का यूज किया जाता है। अब जैसे रोमन पद्धति आप लोग रजिस्टर में जब क्रमांक वगैरह बनाते हैं तो रोमन पद्धति में हम लोग क्या लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके के नंबरों का यूज जो किया जाता है उस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं रोमन पद्धति। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो अगला टॉपिक है नंबर सिस्टम में, जो मेन नंबर सिस्टम है, अब वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर सिस्टम लिखा गया, यहाँ पे लिखा जाना चाहिए था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए हम लोग इसको लिख देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे संख्या पद्धति ना हो करके यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कोई बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। चलो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले क्या निकल के आई, डिजिट्स निकल के आई। क्या निकल के आ रही हैं डिजिट्स। यानी डिजिट्स का मतलब क्या हो गया, डिजिट्स का मतलब क्या हुआ अंक हुआ। अब बताइए अंक से क्या बनेगा, नंबर बनेगा। लेकिन कोई चीज किसी से बनता है तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम प्योर फॉर्म में आपको चीजें मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जो नंबर मिलता है उसमें क्या होता है, वो नंबर किस फॉर्म में मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। और जो सम्मिश्र संख्या होती है ये किससे मिलकर के बनी होती है, तो जो सम्मिश्र संख्या होती है ये दो नंबरों को लेकर के बनी होती है। कौन कौन से नंबर होते हैं, तो कहेंगे जो सम्मिश्र संख्या होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक संख्या। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यह रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो टोटल दो प्रकार से डिवाइड होता है। नंबर एक जो संख्या होती है उसे हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और दूसरी प्रकार की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। तो देखिए काल्पनिक संख्या में दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग काल्पनिक संख्या की बात करें तो काल्पनिक संख्या को क्या बोला जाता है, तो काल्पनिक संख्या को आयोटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल आई से, और इसका मान क्या होता है, √-1। यहां जानने योग्य जो बातें हैं वो टोटल कितनी बातें हैं, 3 बातें हैं कि सर काल्पनिक संख्या को क्या बोला जाता है, आयोटा, इसका मान क्या होता है √-1, और ये स्मॉल आई से रिप्रेजेंट होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अंडर रूट के अंदर की सारी ऋणात्मक वैल्यू आपकी क्या होती हैं, वो काल्पनिक संख्या में चली जाती हैं। बाकी इसमें बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बातें मैंने एक्सप्लेन किया वही नीचे लिखा गया है। अब देखिए आगे वास्तविक संख्या की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो जो वास्तविक संख्या होती है वो हमारे दैनिक जीवन में दो तरीके से प्रयोग में होती है। कितने तरीके से, दो तरीके से। आप लोग जब जाते हैं सब्जी वगैरह की दुकान पे तो आप लोग बोलते हैं सर 2 किलो आलू, 5 किलो बैगन, 10 किलो मिर्चा, इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करते हैं। और कभी कभी जब हमको कोई सामान कम मात्रा में चाहिए तो हम लोग बोलते हैं आधा दे दो, तिहाई दे दो, 1/4 दे दो, 1.25 किलो दे दो,
ऐसे तरीके के हम लोग टर्म का यूज करते हैं। तो जो इन तरीके के टर्म के यूज कर रहे हैं वो दो तरीके से यूज कर रहे हैं, एक आधा तिहैया बोल रहे हैं और एक 5-6 किलो, यानी एक पूरा पूरा बोल रहे हैं, एक आधा अधूरा बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से जो वास्तविक संख्या होती है ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहले कहेंगे कौन सी संख्या? सर तो एक पूरा पूरा बोले यानी क्या हो गया? पूर्णांक संख्या, और एक आधा अधूरा बोल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या भी बोलते हैं। एक चीज और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यहां पे कि बहुत सारे टीचर और बहुत सारे किताबों में क्या होता है कि वास्तविक संख्या को ही यहीं से परमीय और अपरमीय में बंटवारा कर देते हैं, लेकिन जो मेरे पढ़ाने का प्रोसेस है वो इस तरीके से हम लोग रेशनल और इनरेशनल यानी परमीय और परमीय को बाद में पढ़ेंगे और उस चीज को लाके लास्ट में रिलेट कर देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखिए पूर्णांक संख्याएं तो पता चल गया कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और ये नंबर लाइन पर कहां से कहां तक होती हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की जो भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि दशमलव संख्या, तो देखिए दशमलव संख्या में आप देख चुके हैं एक शांत दशमलव संख्या, एक अशांत दशमलव संख्या है। अगर अगली स्लाइड की तरफ हम लोग जाएं तो आइए हम लोग इसे समझते हैं कि शांत और अशांत में यहाँ पे क्या अंतर है। तो देखिए स्लाइड में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दिक्कत है तो इसे हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको ज़्यादा हम लोग भाव नहीं देंगे। तो यहाँ पे अपरिमेय शब्द लिख गया है, ये थोड़ा सा गलत है, और यहाँ पर भी अपरिमेय शब्द है, इसे भी नहीं होना चाहिए था। और अगर ये हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, तो इसे हम लोग नज़रअंदाज करेंगे और चीज़ों को फिर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या कैसे प्राप्त होती है। जैसे अगर हम आप लोगों से कहें कि सर ये बताइए 15 में अगर मैं 2 से भाग करूं तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे जो शेषफल रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 पंचे कितना हो गया? 10 हो गया। यानी 10 से 10 ये क्या हो गया? पूरा का पूरा कैंसिल। तो जब कैंसिल हो गया तो इसका मतलब हो गया कि इसके आगे भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस अर्थात ये संख्या शांत हो गई, इस नाते इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए हम लोग क्या बोलते हैं? शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। जो पीछे अभी हम लोग इस स्लाइड की तरफ अगर हम लोग आए पीछे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कहाँ गया? ये है आपका शांत दशमलव संख्या। जैसे 7/8 है तो ये संख्या शांत हो गई। 1/2 है तो 1/2 बराबर 0.5 है, और 2/5 बराबर क्या होता है? 0.4। यानी अभी देखो 5 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा। तो ये तो शांत दशमलव संख्या हो गया। और आगे चल करके अगर हम लोग चलें तो अशांत दशमलव संख्या आपको मिलेंगे। और अशांत दशमलव संख्या जो होती है, जो अशांत दशमलव संख्या होती है, जो कौन सी संख्या होती है? अशांत दशमलव संख्या। ये जो अशांत दशमलव संख्या होती है ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। तो आइए, ये तो समझ में आ गया कि शांत दशमलव संख्या जो पीछे की स्लाइड में पढ़े। अब इस स्लाइड पे आपको 2 संख्याएं दी गई हैं। अशांत दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। एक शांत तो अकेले होता है, अशांत में 2 होता है। कौन कौन होता है? आइए देखते हैं। जैसे मैं अगर यहीं पे 15 को अगर मैं अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 7 में 3 से डिवाइड करना शुरू करूं तो 3 दुनाई कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे 1 आया, दशमलव लगाए, 3 त्रिक्का कितना हो गया? 9 आ गया, 0 लगाए, 3 त्रिक्का कितना हो गया? 9 आ गया, फिर 3 त्रिक्का कितना हो गया? 9। यानी डाट डाट इसको हम लोग अनंत काल तक ऐसे काटते जाएंगे तो ये कटने वाला नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि ये अशांत हो गई, ये शांत होने वाली नहीं है। अब इधर कैसे प्राप्त होता है? तो इधर क्या होता है कि जैसे हम आपसे पूछें कि √2 का मान क्या होता है, तो √2 का मान कहने के लिए 1.732 होता है, लेकिन 1.732 नहीं होता है, वो अनंत तक होता है, अशांत होता है। √3 का मान तो √3 का मान कितना होगा? 1.732। लेकिन अभी √2 का मान पूछा जाए तो 1.414 आपको बताया जाता है, लेकिन इसको आप जब डिटेल में जाएंगे तो √2 का मान 1.414 नहीं और ज्यादा होता है, यानी इनफाइनाइट तक जाता है। तो जो जिन लोगों का वर्गमूल नहीं निकाला जाता है वो संख्याएं क्या देती हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है।
यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल और आपके साथ साझा करेंगे जिससे चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे आपको समझा सकें। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे यहाँ पे आपने देखा 2.33 और ये कितनी बार जा रहा है, अनंत बार जा रहा है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.727272 और डॉट डॉट इनफाइनाइट बार। मैं लिख सकता हूँ 432 432 432 और डॉट डॉट क्या लिख सकता हूं, इनफाइनाइट तक। तो आप अगर देखें इन तीनों एग्जाम्पल को और इधर के अगर एग्जाम्पल हम एक और ले लें, जैसे कहते हैं 0.73245678 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लिखें, तो इसमें देखिए दोनों में क्या अंतर आ रहा है। तो इन दोनों में अगर हम लोग अंतर की बात करें तो यहां पे देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यहां दशमलव के बाद दो दो डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। यहां दशमलव के बाद तीन तीन डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। यानी दशमलव के बाद अनंत काल तक जाए तो संख्या तो अशांत होगी, अशांत दशमलव होगा, लेकिन अगर रिपीटेशन होगा आवर्ती होगा। और अगर रिपीटेशन नहीं होगा, जैसे यहां पे देखो 9 के बाद क्या आएगा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन यहां पे 2 के बाद क्या आएगा तो 432 आएगा, यहां 72 आएगा, यहां 33 आएगा। यानी यहां पे रिपीटेशन नहीं हुआ, यहां पे आवर्ती नहीं हुआ, तो इसी नाते इसे क्या बोला जाता है, अनावर्ती बोला जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अगर देखा जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव संख्या क्योंकि यहां रिपीटेशन हो रहा है, और यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अशांत अनावर्ती क्योंकि यहां पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है। बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी दशमलव संख्याओं का प्रकार हुआ, कितनी प्रकार की, 3। एक होती है शांत और दूसरी क्या होती है, अशांत। एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरे को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत का प्रकार 1 है, अशांत दशमलव का प्रकार 2 है। एक में रिपीटेशन होता है, एक में रिपीटेशन नहीं होता है। तो आइए हम लोग अब थोड़ा सा आगे की चर्चा को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग पीछे की स्लाइड पे आए या इसी पे चलिए हम लोग समझ लेते हैं। अब नंबर आएगा किसका, अब हम लोग नंबर लाने वाले हैं परमीय संख्या और किस संख्या का, अपरमीय संख्या का। देखिए अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगर हम लोग यहां पे बात करें कि परमीय संख्या और अपरमीय संख्या, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बॉक्स में अगर कर ले जाएं तो हमारे लिए इसको समझना क्या है और ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए और इसके बाद एक शेप और उठा लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको जो है इस तरीके से बंटवारा कर देते हैं। बंटवारा करने से क्या फ़ायदा होगा कि चीज़ें जो हैं एक में मिलेंगी नहीं और चीज़ें हमारी क्या रहेंगी, क्लियर रहेंगी। ठीक है, चलिए एक लाइन और लेंगे, एक लाइन यहाँ पे और ले लेते हैं जिससे चीज़ें एकदम क्लियर रहें। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन हम लोग बना दें। ठीक है, एक संख्या एक शेप और लेंगे इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें अभी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा टेबल बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। आइए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे कहानी अपनी आगे की तरफ। देखो एक संख्या आप लोग सुने होंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमीय संख्या। तो देखिए परमीय संख्या कौन सी संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल्स टू 0।
लेकिन मैं क्या कहता हूं कि मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी संख्या को आप फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिख ले गए, किसके रूप में? भिन्न। किसके रूप में? फ्रैक्शन। अगर आप किसी भी संख्या को फ्रैक्शन के रूप में लिख ले गए या भिन्न के रूप में लिख ले गए तो वो संख्या ऑटोमेटिक किस में जाएगी? परमीय में। और जिसे आप भिन्न के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो संख्या कहां चली जाएगी? अपरमीय संख्या में चली जाएगी। अपरमीय संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनरैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनरैशनल नंबर बोलते हैं। इनरैशनल नंबर बोलते हैं। इनरैशनल नंबर। देखिए दोनों में क्या अंतर है, आइए एक एक एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने यहां पे देखा था कि क्या? पूर्णांक संख्या। तो यहां पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर के ये सब संख्याएं होती हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं क्या हो सकती हैं, परमीय में जाएंगे कि अपरमीय में जाएंगे। तो मैंने कहा कि एक पूर्णांक संख्या हमने 5 ले लिया। क्या ले लिया? 5 ले लिया। अब मैं अगर आपसे कहूं कि यार ये बताओ कि 5 को मैं क्या भिन्न के रूप में लिख सकता हूं, तो कहेंगे बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 बटे कितना? 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 5 बटे कितना हो गया? 1। तो ये बताओ ये p बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यानी ये जो 5 है ये कैसी संख्या है? परमीय है। मैंने कहा नहीं, अब एक -17 लो, तो -17 को क्या लिख सकते हो? -17 बटे 1। तो बताओ ये भी तो p बाई क्यू के रूप में हो गया, यानी ये भी संख्या कैसी हो गई? परमीय संख्या में हो गई। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि 0, तो 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0 बटे 1, और ये भी p बाई के जैसा ही दिख रहा है। इस नाते हम लोग कह सकते हैं कि 5 और -17 और 0 ये सब p बाई के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं। इस नाते हम इन सभी संख्याओं को क्या बोल सकते हैं? परमीय। तो इस बात से ये पता चल रही है कि इस दुनिया में जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो कहेंगे सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? सभी पूर्णांक संख्या क्या होगी? परमीय संख्या होगी। सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? परमीय संख्या होंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। अब अगर आपसे पूछे कि 4 क्या है? परमीय। 5 क्या है? परमीय। -10 क्या है? परमीय। -1000 क्या है? परमीय। -10 करोड़ कितना है? परमीय। 10,000 प्लस का कितना है? सब परमीय। यानी पूर्णांक में अब जितनी बातें मैं बोलूंगा वो सब क्या होंगी? परमीय होंगी। फिर आगे बढ़िए। अब चलिए शांत दशमलव संख्या को पकड़ते। यहां पे एक संख्या है 0.4 और एक है 0.5। चलिए अब हम लोग इसको उठाते हैं। अगर मैं इसको उठाऊं तो यहां पे हमने कहा कि जैसे हम कह दें कि 0 पॉइंट क्या हो गया? 5 हो गया। तो क्या मैं 0.5 को भिन्न के रूप में लिख सकता हूं? तो कहेंगे बिल्कुल सर। 5 बटे 1 अंक से दशमलव हटा, नीचे 10 आ गया। 5 दूनी 10 बराबर कितना हो गया? 1 बटे 2। तो यहां से एक बात ये पता चली कि जो शांत दशमलव संख्या है मैं उसको भी भिन्न के रूप में लिख सकता हूं। तो इसका मतलब हो गया कि शांत दशमलव संख्या भी क्या होती है? तो कहेंगे सर जो शांत दशमलव संख्या होती है ये भी संख्या क्या होगी? जैसे ये देखिए अगर मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 4 बटे क्या लिख सकता हूं? 10, और 2 दूना 4, 2 पंचे 10 बराबर 2 बटे कितना हो गया? 5। तो बताओ इसको देख करके आपको क्या लग रहा है? मैं इसको भिन्न के रूप में लिख ले गया। इस नाते हम लोग कहेंगे कि जो शांत दशमलव संख्या होती हैं ये भी सारी संख्याएं क्या होती हैं? परमीय होती हैं। इसके बाद अब हम लोग इधर की तरफ पहुंचेंगे। आपको अच्छे से पता है कि एक अशांत आवर्ती होता है, एक अनावर्ती। तो देखिए अगर अशांत में हम रिपीटेशन वाली बात करें, जैसे 0.3333 डॉट डॉट इनफाइनाइट है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 0.3 बार। देखो मैथमेटिक्स में इस बड़े कैलकुलेशन को एक छोटा रूप प्रदान करने के लिए जो दशमलव के बाद रिपीटेटेड होता है उसको छोटे में लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बार का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखेंगे जब दशमलव संख्या के बाद बार हटाया जाता है तो उतना नीचे क्या उतार दिया जाता है? 9। तो यानी ये हो गया 3 बटे कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 बटे कितना? तो ये हो गया 3 बटे कितना? 9। तो 3 तिरका कितना होगा? 9 होगा। 3 तिरका कितना होगा? 9 होगा। अब जैसे यहाँ पे 0.7272 और डॉट डॉट इनफाइनाइट होगा तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 0.72 बार। तो मैंने कहा कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतना नीचे 9 उतारते हैं। तब देखो 9 अट्ठे 72 और 9 ग्यारह 99, यानी 8 बटे कितना हो गया? 11। तो एक चीज आपके दिमाग में यह समझ में क्लियर
आ जानी चाहिए कि जो आपका ये वाला होता है, ये वाला पीछे वाला, जैसे ये वाला देखिए, तो यहाँ के हमने एक दो एग्जाम्पल उठाए और वो सारे एग्जाम्पल भिन्न में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या भी क्या होती हैं, परमीय संख्या की ही श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम यहां की बात करें तो यहां पे देखिए, अगर हम यहां की संख्या की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था कि जैसे देखिए, जैसे हम यहां पे बात करें कि जैसे हम कहते हैं 0.723456214 और डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक लिखूं, तो क्या मैं इसको बार के रूप में लिख पाऊंगा? नहीं, बार के रूप में वही लिखा जाता है जो दशमलव के बाद रिपीटेड हो, यानी वो बार बार पुनरावृत्ति करे, बार बार वही गति से आए, यानी तभी तो उसको आवर्ती बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इस नाते इसे क्या बोलते हैं, अनावर्ती, यानी इसको हम बार के रूप में नहीं लिख पाएंगे। तो जिसको बार के रूप में हम लोग नहीं लिख पाते हैं वो संख्या फिर क्या हो जाती है, तो कहेंगे वो संख्या आपकी क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या में चली जाती है। एक चीज और ध्यान रखें कि यहां से एक बात पता चली कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक संख्या क्या निकल के आई, परमीय संख्या होंगी। क्या होंगी? परमीय। और एक चीज और आपने देखा था कि जो शांत दशमलव संख्या थी वो भी क्या हो गई, शांत दशमलव संख्या भी क्या हो गई, परमीय हो गई। और अगर तीसरे कंसेप्ट की बात करूं तो एक आपने पढ़ा था अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, तो अशांत आवर्ती जो दशमलव संख्या थी वो भी संख्या आपकी क्या हो गई, परमीय संख्या में कन्वर्ट हो गई, यानी ये भी आज के बाद क्या होगा, परमीय संख्या। चौथा नंबर हो गया कि जैसे मान लो रूट के अंदर कोई वैल्यू है 4 है, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो रूट 4 का वर्गमूल निकल गया। अब जैसे यहाँ पे हम कहते हैं क्यूब रूट यहाँ पे हम 27 कर दें तो क्यूब रूट कितना आता है, 3 आता है। यानी जिन संख्याओं का रूट और क्यूब रूट निकाल दिया जाए या निकल जाए उसको भी हम लोग परमीय बोलते हैं। लेकिन अब पता चले कि रूट के अंदर जैसे रूट 2 है, रूट 3 है, रूट 7 है, तो इन सभी संख्याओं का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते हैं। इस नाते इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरमीय। और इनको अभी आपने एग्जाम्पल में पीछे पढ़ा ही था, जैसे पीछे देखिए, पीछे आपने यह तो पढ़ा था कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वो रूट के अंदर होती हैं और ये अनंत काल तक जाती हैं। ठीक है, तो ये संख्या आपकी क्या हो गई, अपरमीय हो गई। यानी एक बात हमारे समझ में आ रहा है कि इसको छोड़ करके बाकी पीछे जितना हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब परमीय है। जैसे आप पीछे देखिए, पीछे देखो, ये भी परमीय, ये भी परमीय, और इसके आगे की बात करें तो 2 लोग में से ये भी परमीय हो गया और ये क्या हो गया, अपरमीय हो गया। चलिए परमीय और अपरमीय को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है, वो भी क्या होती है, वो कौन सी संख्या होती है, तो कहेंगे वो अपरमीय संख्या होती है। संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है, अपरमीय संख्या होती है। प्रतीकात्मक चीज जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, सिग्मा, ये सब कैसी संख्याएं हैं, जैसे ABCD, ए से लेकर के जेड तक के लेटर, स्मॉल ई, पाई और पाई का जगह पे स्मॉल ई, पाई माइनस स्मॉल ई, ये सब जितने सिंबॉलिक भाषा में चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिक इसमें होती हैं, अपरमीय में। लेकिन पाई का मान आप जानते हैं कि जो 22/7 होता है वो क्या होता है, परमीय। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाई तो अपरमीय है, पाई क्या है, अपरमीय है। पाई को और क्या बोला जा सकता है अपरमीय के साथ साथ, ये अशांत अनावर्ती है। जब वृत्त के क्षेत्रफल की खोजबीन करी जा रही थी तो उस समय क्या था, उस समय जो था क्षेत्रफल का कैलकुलेशन बहुत कठिन पड़ रहा था और वो संख्या जो कैलकुलेशन बार बार पड़ रहा था वो पाई के मान के लगभग बराबर था। लेकिन देखो पाई का मान 22/7 है नहीं, एक्चुअल में माना जाता है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, इसी नाते पाई क्या है, अपरमीय, लेकिन 22/7 क्या है, परमीय है। ठीक है, तो ये चीज हो गया परमीय और अपरमीय। और कुछ बातें हैं दिमाग में नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं पूछूं कि परमीय संख्याओं या अपरमीय संख्याओं, जैसे हम आपसे पूछें कि
दो परमीय संख्याओं के बीच में कितनी परमीय और कितनी अपरमीय संख्याएं होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो बात मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझें। दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय और दो संख्याओं के बीच में अनंत अपरमीय होती हैं। और साथ में यह भी ध्यान रखें, दो परमीय संख्याओं के बीच में भी अनंत परमीय और अनंत अपरमीय संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन परमीय अपरमीय से यह बनता है कि पूछता है कि मध्य की परमीय संख्या ज्ञात करो, मिडिल की। तो ध्यान रखिए, जब मध्य की परमीय संख्या आपसे पूछा जाए तो मध्य की परमीय संख्या का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म और धन लास्ट टर्म और बटे क्या होता है 2। लेकिन अगर आपसे मिडिल की अपरमीय संख्या पूछा जाए, अपरमीय संख्या मध्य वाली, तो इसका जो होता है वो होता है अंडर रूट AB। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि परमीय संख्याएं अनंत कैसे होती हैं, तो इनका एक फार्मूला होता है AK+1 और बटे क्या होता है आपका K+1। AK+1 AK+B और बटे होता है K+1 होता है। ये इनका क्या होता है परमीय संख्याओं का फार्मूला। यानी K का मान 1 2 3 4 5 रखते रहिए, और जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में पूछा कि कितनी परमीय, अनंत परमीय, तो यहाँ पे A की वैल्यू 2 हो जाएगी, B की वैल्यू 3 हो जाएगी, K का मान 1 2 3 रखते हुए चले जाओ, तो ऐसे अनंत तक चले जाओगे तो आपको अनंत परमीय और परमीय मिलेंगे। बहरहाल इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, यूज केवल इन्हीं दोनों संख्याओं का होता है, इन्हीं दोनों बातों का होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग इसको करेंगे। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, परमीय अपरमीय संख्याओं से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहां पे, अगर मैं पूछूं कि परमीय संख्या का परमीय संख्या में जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, तो सीधा लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या होगी, परमीय। कोई भी दो परमीय संख्या ले लो, जैसे 7 ले लिए हमने, 10 ले लिया, और 10 सत्ते 70 हो गया, तो ये भी परमीय, ये भी परमीय, ये भी परमीय, क्योंकि ये तीनों पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्याएं सभी क्या होती हैं, परमीय ही होती हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि अपरमीय संख्या का गुणा अपरमीय होगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे, जब अपरमीय का गुणा अपरमीय होता है तो परमीय भी हो सकता है, अपरमीय भी। जैसे देखिए, यहां पे मैंने √3 लिया, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरमीय होता है। और √3 भी क्या है, अपरमीय। तो दो अपरमीय का गुणा क्या हो गया, तो 3 त्रिका कितना हो गया, 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, और 3 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या क्या होती है, परमीय। फिर देखिए, अगर मैं √3 लिया तो ये भी अपरमीय है, ये भी अपरमीय है, तो √15 आ गया। लेकिन √15 का क्या मान निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता। √15 कैसी संख्या आ गई, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। अशांत क्या है, अनावर्ती दशमलव संख्या है। और अगर ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है तो ये क्या हो गया, अपरमीय। यानी परमीय भी हो सकता है और क्या, अपरमीय। जब परमीय संख्या का गुणा अपरमीय में होता है तो इसका मान भी क्या होता है, परमीय और अपरमीय। परमीय सिर्फ एक में आएगा, जब दोनों क्या होगा, परमीय, तो सिर्फ परमीय आएगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो उसका मान परमीय और अपरमीय दोनों आएगा। जैसे यहां एग्जांपल देखिए, यहां पे आपको बताया गया कि परमीय का गुणा परमीय में होगा तो परमीय भी आ सकता है और अपरमीय। जैसे 0 का गुणा √3 में होगा तो 0 होगा, और 0 कैसी संख्या है, परमीय, क्योंकि 0 पूर्णांक है ना, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परमीय होते हैं। और √3 का गुणा हम लोग किससे करें, √4 में, तो ये आ गया 4 3 कितना, 12, और √12 की भी वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी ये क्या हो जाएगा, अपरमीय। तो परमीय और अपरमीय दोनों आ सकता है। तो इस चीज का हम लोग खास ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो आ गया क्या, पूर्णांक संख्या। देखिए, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेते हैं पीछे की तरफ। तो देखिए, हम लोग पहले क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आपने क्या किया, वास्तविक संख्या, और दूसरा आपने क्या प्राप्त किया, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में पीछे आप लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर आपने वास्तविक संख्या को दो पार्ट में तोड़ दिया। एक पार्ट आपका क्या था, पूर्णांक संख्या, और दूसरी संख्या आपकी क्या थी, दशमलव संख्या। फिर दशमलव संख्या भी आगे चल करके 3 पार्ट में टूट गई। यानी पहले तो 2 पार्ट में टूटी थी। कितने पार्ट में टूटी थी, 2 पार्ट में। कौन कौन से 2 पार्ट, आइए देखते हैं। दशमलव संख्या हो गई, दशमलव संख्या भी आगे चल करके 2 पार्ट में टूटी। एक आपकी क्या हो गई, एक आपकी हो गई शांत दशमलव संख्या।
शांत दशमलव, और इसके बाद जो आपका टूटा वो आपकी कौन सी संख्या हो गई, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में भी दो चीजें आपने देखा, एक आपने देखा आवर्ती और दूसरा क्या देखा था, अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती। और इधर आपने क्या देखा, पूर्णांक संख्या। तो ये सब क्या थी, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय साबित हुई। और जो शांत दशमलव संख्या थी ये भी किस में शामिल हो गई, परिमेय में शामिल हो गई। लेकिन जो अशांत दशमलव संख्या थी इसमें ये तो था परिमेय, लेकिन ये अपने आप में क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और यहीं पे आपने देखा था पाई, √3, √2, जिनका रूट ना निकले वो अपरिमेय भी होती हैं और अनावर्ती दशमलव संख्या भी होती हैं। अब हमारा जो टॉपिक था इधर का तो पूरा डिस्कस हो गया, काल्पनिक संख्या भी डिस्कस हो चुकी थी कि इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान क्या होता है √-1, और इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। तो इन चीजों का डिस्कशन हुआ, परिमेय परिमेय का डिस्कशन हो गया। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती हैं। ये नंबर लाइन पर -इनफाइनाइट से लेकर के +इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल से हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पूर्णांक संख्याओं को डिस्कस करेंगे, और पूर्णांक संख्याओं को दो आधार पर, एक हम सम और विषम के आधार पर डिस्कस कर रहे होंगे और एक प्लस और माइनस के आधार पर, जिसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।